दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह के सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम कंटिन्यू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। आज की वीडियो में प्रस्तुत है इसका दूसरा भाग। दोस्तों इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें प्रकाशिकी, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी तथा अन्य विविध प्रकार के प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? दोस्तों मृगमरीचिका भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगे वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर उसका तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। एक फैक्ट है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती, यानी फ्रीक्वेंसी जो है प्रकाश की वो अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति या प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों या इमर्सन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश सजावट के लिए जो विसर्जन लैंप होते हैं उसमें नियान गैस का प्रयोग होता है। एक तथ्य देख लेते हैं, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य यानी तरंग की लंबाई सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षितिज या होराइजन के समीप सूर्य और चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ये बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है। इस रंग का प्रकाश, इसलिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी बहुलित परावर्तन और इंटरफेरेंस के कारण यानी व्यतिकरण के कारण। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो अगर जो आपसे कोई भी ये प्रश्न पूछे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये कारण है इसका कि वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णित होती हैं दीर्घ तरंगों की अपेक्षा, और इस कारण जो है नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाश की संचार यानी फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रकाश तरंगों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देख लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में। कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जल में देखिए, जल में 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और देखिए रॉक साल्ट में दोस्तों, रॉक साल्ट में ये 1.96 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और तारपीन के तेल में 2.04 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और नायलॉन में 1.96 किलोमीटर प्रति लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
परंपरागत कैमरे की किस भाग से आँख के रेटिना की तुलना की जाती है? तो परंपरागत कैमरे में जो रेटिना होता है या फ़िल्म होता है वो आँख के रेटिना की तरह होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों यानी लाइट रेडिएशन की प्रकृति कैसी होती है? तो लाइट रेडिएशन की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। यानी कोई भी वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है वो उस रंग की दिखाई देती है। अगला है दोस्तों, हीरा या डायमंड उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों बहुत अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो कांच में। और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो इसको दोस्तों रोस्टर स्कैन कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष, आप जानते हैं दूर की वस्तुएं साफ लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और इसके लिए उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर्स कौन होते हैं? नीला, हरा और लाल ये प्राइमरी कलर्स हैं और इनके मिश्रण से ही अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित कर पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो वो होलोग्राफी कहलाती है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। और पढ़ने में काम आने वाले दर्पणों में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दोस्तों ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न ये देखिए कि यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। एक प्रश्न और, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के प्रसारण में श्रव्य संकेतों के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत हैं उनको भेजने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग यानी कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो दोस्तों दृष्टिपटल पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीले रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक है। और एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इससे देखे जाने वाली वस्तु में दूरी और गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल कण प्रकाश के प्रकीर्णन के मुख्य कारण हैं। हमने अभी चर्चा किया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अगला है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण, उसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई यानी लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? ये है डायोप्टर। अब आइए देखते हैं विभिन्न रंगों के तरंग दैर्घ्य। तो दोस्तों बैगनी का तरंग दैर्घ्य 3900 से 4600 एंगस्ट्राम, नीला या जामुनी का 4460 एंगस्ट्राम से 4650 एंगस्ट्राम, आसमानी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो 4650 से 5000 एंगस्ट्राम, हरा रंग का तरंग दैर्घ्य 5000 से 5700 एंगस्ट्राम, पीले रंग का 5700 एंगस्ट्राम से 5900 एंगस्ट्राम,
नारंगी का 5900 से 6200 एंगस्ट्राम और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये होता है 6200 से 7600 एंगस्ट्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो ये जीरो डायोप्टर, उसको कहते हैं जीरो पावर का चश्मा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो ये इनफाइनाइट यानी अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अगला प्रश्न है, प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना यानी विश्व का लगातार प्रसार हो रहा है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? डापलर प्रभाव पर। जल में वायु के बुलबुले किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करते हैं? अवतल लेंस की तरह। और खोज बत्ती या सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग खोज बत्ती में या सर्च लाइट में प्रयोग होता है। रमन प्रभाव दोस्तों, रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो ये सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से रमन प्रभाव का संबंध है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन के लिए सीडी, जिसको कि कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, और ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सीडी और ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि सभी प्राइमरी रंग या प्राथमिक रंगों को संयोजित करने से सफ़ेद रंग बनता है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो ये 5500 एंगस्ट्राम के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है और प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ये है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको कि विब ग्योर शॉर्ट फॉर्म में VIBGYOR ये सभी कलर्स के पहले अक्षर से संकेतक करके विब ग्योर बनाया गया है। अगला है दोस्तों, इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक घटनाएं उत्तरदायी होती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों की किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है? अवतल दर्पण से। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंख को क्षति पहुंचती है और रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती हैं? तो ये होती हैं परावैंगनी विकिरण या उच्च ऊर्जा की किरणें होती हैं। दोस्तों आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाशिकी के बाद आइए देखते हैं विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन और सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों फ्यूज में जो तार प्रयुक्त होता है उसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक निम्न होता है, ताकि जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होने लगता है तो ये तापमान पर गल जाए। और एक प्रश्न और बनता है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? तो ये डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है, यह किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? तो दोस्तों डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो कि वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगला है टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों टरबाइन और डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है घरों में सुरक्षित विद्युत सप्लाई या सेफ पावर सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार ये किस प्रकृति के होते हैं। तो ये निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। तो एक निष्क्रिय गैस है आर्गन, वो भरी होती है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर यानी आर्गन के साथ पारावस्प ट्यूबलाइट में भरी होती है। प्रतिदीप्त लैंप या फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। इसमें मरकरी और नियान होता है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है। तो ये है चांदी। दोस्तों पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये आर के चौथाई भाग के बराबर हो जाएगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो उसे कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। विभव क्या निर्धारित करता है, आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति कौन सी है, ये विद्युत मोटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण बताइए, डायनेमो और विद्युत मोटर। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को और विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालकता का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 0। और तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबे का। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए देखते हैं चालकता यानी कंडक्टिविटी से संबंधित प्रश्न। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं। तो ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है, 0 डिग्री पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो ये अनंत हो जाता है परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। चालक पदार्थों में दोस्तों लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु और ग्रेफाइट आदि हैं। अचालक पदार्थ में रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट और चमड़ा इत्यादि हैं। चालक पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अचालक पदार्थों से नहीं। अतिचालकता या सुपरकंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं। तो शून्य पारगम्यता अतिचालकता के लक्षण हैं। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है। तो दोस्तों ये है सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको डोपिंग कहा जाता है। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों चालकता से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है। तो चुंबक के दोनों किनारों पर।
चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा में संकेतित करती है? उत्तर और दक्षिण दिशा। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल। और ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है वो क्या कहलाता है? उसे क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? ये लौह धातु के अयस्क होते हैं जिनको कि मैग्नेटाइट कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लटकने की लंबाई पर। और चुंबकीय यामोत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होती है? ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है। दोस्तों, तड़ित या जो स्टार्म होता है, आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म कर दिए जाते हैं तो उनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? चुंबक फ्लक्स के संरक्षण के अनुरूप। और कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? ये है मैग्नेटाइट अयस्क। दोस्तों, दंड चुंबक या क्षण चुंबक जो होता है उसको लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में होता है? प्रेरित धारा की दिशा। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाए और परिपथ टूट जाए। इस कारण फ्यूज का प्रयोग किया जाता है ताकि जो बिजली के उपकरण हैं वो जलने से और नुकसान होने से बच जाएं। दोस्तों, जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं नाभिकीय भौतिकी से संबंधित प्रश्न। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया गया। अगला है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण से निकलती है? एक्सरे विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सीडी एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBTR में यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में या मंदक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तारों में यानी स्टार्स में अक्षय ऊर्जा होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ये तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो थोरियम है दोस्तों, उसका सर्वाधिक भंडार भारत में पाया जाता है। और अगर थोरियम ऑप्शन नहीं रहे तो आप प्लूटोनियम मान सकते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। और विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा कीड़े उत्पन्न करते हैं। और सूर्य अपनी ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार करता है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग क्या हैं? तो दोस्तों, अधिक उपज देने वाले बीजों का विकास, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण, मांस उत्पाद, फलों और सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में और भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का। मेसान कणों की खोज किसने की थी? हिकेडी युकावा ने। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है उसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। अगला है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये गामा कीड़े उत्सर्जित करता है। भारत में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये थोरियम है। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्ठी या न्यूक्लियर फर्नेस में।
साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रोटॉन है। और कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम परमाणु ईंधन नहीं है। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र में। और परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपी पेटी में स्थित है? तो ये नरौरा परमाणु संयंत्र है, जो कि 4th भूकंपी पेटी बुलंदशहर में स्थित है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी, यानी परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र देखते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में ये 1400 मेगावाट, रावतभाटा राजस्थान में 1080 मेगावाट, कालपक्कम तमिलनाडु में 440 मेगावाट, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है 440 मेगावाट के, काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलन तमिलनाडु में और ट्राम्बे जो है ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब आइए देखते हैं विविध प्रकार के यानी मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुना हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6वां भाग होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है? तो तापमान को नापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, यानी मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनियों के आवृत्ति की रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कुल कितना कार्य करता है? वो 0 कार्य करता है, यानी उसका कार्य कुछ नहीं माना जाएगा। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व या इंटीरिया के कारण, इनर्शिया के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोजी। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। दोस्तों यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर को फ़ारेनहाइट पैमाने में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाएगा। थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक इफेक्ट पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है -47 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जब जम जाता है पाइपों में तो पानी का आयतन बढ़ने के कारण पाइपें फट जाती हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, यानी स्थिर वैद्युत बल। दोस्तों कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो ये 1 होती है। और किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? छड़ पर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज आता है।
दोस्तों एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वे श्वेत वामन तारे यानी वाइट डार्क में परिवर्तित हो जाता है और उस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जो कि लगभग 1 लाख केल्विन और अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण यानी फ्रिक्शन और स्नेहक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का पूर्ण रूप है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? ये आटाकामा डेजर्ट पेरू में स्थित है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के। और दोस्तों परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों के मंदन या उनको नियंत्रित करने के लिए भारी जल जिसको कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, तो भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? ये मुंबई में है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री रहे, 1961 में पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन्स और जो हमारे लैपटॉप हैं कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण। और भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3% नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रतिशत है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब बढ़ने के साथ। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। और गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? ये ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो प्रकाश तरंग जो है और रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। और किसी पदार्थ किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग जो है वो बदलता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है? तो ये है ओजोन परत जो कि सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक अपने जो है जांच प्रक्रिया में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगे और यक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो ये सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंतर्गत आती हैं प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और यक्स किरणें। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस जो है इसकी स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। एक सरल दूरदर्शी में कम से कम कितने उत्तल लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये काले रंग का दिखाई देगा। चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक नीडल किस दिशा की ओर संकेत करती है? ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? क्योंकि राडार संशोषण से बचने के लिए ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। शीशे के रजतन यानी सिल्वर ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त होता है शीशे के सिल्वरिंग ग्लास के लिए। दोस्तों यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश जो है वो काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के।
हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? दोस्तों 5 माइक्रोन से कम होता है हवा में तैरने वाले श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नंगल, पंजाब में। और टेप रिकॉर्डर की टेप क्या है, किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह दोस्तों जो होते हैं ये पृथ्वी से स्पष्टतर रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है दोस्तों? तो तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है और ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की वस्तु में स्थानांतरित होती है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो दोस्तों डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं होता है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? ये परम शून्य ताप होता है। दोस्तों 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त या अनसेचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। और विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव और यंत्रों के मध्य स्वचलन और संचार की विधि का अध्ययन किया जाता है? ये है साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा किरणें। और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है इसकी अवधारणा सबसे पहले एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की और इसी ने सबसे पहले परमाणु भट्ठी का आविष्कार किया था। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मोबाइल चार्जर में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर में तांबे का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका ताप प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कालपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो कालपक्कम तमिलनाडु में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का अभिप्राय ये है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप पर क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलन या जो है एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, तो आयाम उसमें निश्चित होता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जा सकती है? व्यतिकरण या इंटरफेरेंस की प्रक्रिया प्रकाश तरंग में होती है, ध्वनि तरंग में नहीं। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीले रंग के प्रकाश को जो है संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों डिटर्जेंट मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की गति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? तो ये है पोलराइजेशन या ध्रुवण। वायु शीतलन या एयर कंडीशनर किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में एयर कंडीशनर अधिक प्रयुक्त होता है।
वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप दिखाई देता है? यह है दूरबीन। और दोस्तों पाजिट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए पाजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति होती है? तो ये समान चाल और परिवर्ती वेग की गति होती है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। दोस्तों, समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी टेम्परेचर पर। और किसी संगीत समारोह की छतें प्रायः वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। दोस्तों, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही हो तो कौन सी ऊर्जा गिरने के दौरान स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गिरने के दौरान स्थिर बनी रहेगी। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने। अगला है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति और उनकी संरचना और ब्लैक होल संबंधी शोध के लिए 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या और रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो ये थे चंद्रशेखर वेंकट रमण या सीवी रमण। 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला प्रश्न है, कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? उसका पथ दीर्घवृत्तीय होगा। अगला प्रश्न है कि जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, लिफ्ट में भार की विभिन्न स्थितियाँ। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो जब लिफ्ट में या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती हो तो दोस्तों इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, यानी व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं लगेगा। लेकिन जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, यानी व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। और स्थिति ऐसी हो कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, यानी व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। और यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, प्रमुख यंत्र और उनके सिद्धांत। भाप का इंजन ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के गति नियम पर। रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर। वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर। सोनार जो है पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर। प्रकाशिक रेशे या ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। और नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित या जो कंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु और रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। अब आइए देखते हैं भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है।
भारतीय मौसम विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR ये मुंबई महाराष्ट्र में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक्स मुंबई में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस दोस्तों नासिक में, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड़ी तमिलनाडु में, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ये दोस्तों BEL बंगलुरु में है, राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बंगलुरु में, और रमन अनुसंधान संस्थान बंगलुरु में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक प्रयोग। और आप ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत जानते हैं कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। विद्युत हीटर सबसे पहले देखते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा ये पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो होते हैं ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनित्र या जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये ऊर्जा रूपांतरण के कुछ व्यवहारिक प्रयोग थे जिनको कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने और स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने और ग्राफ पर चित्रित करने वाले यंत्र को बैरोग्राफ कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो NCERT सार संग्रह के सामान्य विज्ञान का भौतिक विज्ञान का दूसरा भाग। आगे हम रसायन विज्ञान को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे के किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।